नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ मां साथियों, राजू भाई अमर रहे, जय आयुर्वेद साथियों। साथियों, चूंकि बारिश का मौसम है तो इस मौसम में प्रयोग होने वाली औषधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और आज एक थोड़ा सा जो हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो विषय थोड़ा सा क्रिटिकल भी है और अपने आप में विवादास्पद भी है। मैं आज जो बात करूँगा गौमूत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। और वैसे तो शास्त्रोक्त में किसी भी आप आयुर्वेद का शास्त्र उठा के देखोगे, किसी भी आप ऋषि को पढ़ोगे तो लगभग जो है 8 तरह के मूत्रों का वर्णन बताया है। जैसे मेरे हाथ में चरक संहिता है, तो चरक संहिता में भी जो वर्णन दिया गया है, ये 8 तरह के मूत्र का वर्णन दिया गया है। बहुत डिटेल में जाएँगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं कुछ मुख्य इसके गुणधर्म आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो मौसम है, ये वात को बढ़ाने वाला मौसम है, वात बिगड़ने वाला मौसम है। तो इस मौसम में गौमूत्र बहुत गजब का काम करता है और बहुत सारे साथियों के लिए सुलभ नहीं हो पाता, तो उनके पास क्या ऑप्शन वो उसकी जगह पे वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके लिए कैसे कारगर रहेगा, मैं इसमें मोटा-मोटा आपको बता दूं एक बार। जो अगर आसान भाषा में कहूँ तो मैं जो गौमूत्र है, वो थोड़ा-सा पित्त बढ़ाने वाला और वात और कफ का नाश करने वाला, ये मोटा-मोटा इसके बारे में है। हाँ, 8 तरह गौमूत्र में जैसे भैंस का मूत्र का ज़िक्र है, गाय का भी, भेड़ का भी, बकरी का भी, ऊँट का भी, घोड़े का भी, गधे का भी, इस तरह के 8 तरह के ज़िक्र है। अलग-अलग बीमारियों में हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर बीमारियों में जैसे मान लीजिए मिर्गी वगैरह में है, उसमें गधे का मूत्र भी काम करता है, ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद ने सभी के गुणधर्म बताए। उसने किसी जीव से ना तो कोई दुश्मनी है, ना किसी जीव से विशेष से लगाव है। आयुर्वेद सबके लिए समान है। भैंस का जो मूत्र है वो कुछ 1-2 बीमारियों के लिए जैसे बहुत गुणकारी बताया, वो भी आयुर्वेद ने बता दिया। लेकिन बार-बार जो गौमूत्र का ज़िक्र आता है, ये क्यों आता है? इसमें शास्त्रकार ये कहता है कि वैसे तो अपने सभी मूत्रों के अपने-अपने गुण होते हैं, लेकिन अधिक गुणवान होने के कारण जो ऋषि चरक एक लाइन लिखते हैं, यद्यपि सभी मूत्र अपने स्थान पे गुणानुसार कार्य करते ही हैं, किंतु इन सब में अधिक गुणवान एवं सुलभ होने के कारण गौमूत्र का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार इसकी प्रस्तुति ग्रंथों में भी उपलब्ध है। ये पेज नंबर जो है ये 43 है, आयुर्वेद चरक संहिता है, आप इसको उठा के पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे साथियों को वैसे तो जिसमें बताया है, इसमें 2-3 शर्तें बताई हैं कि जो गौमूत्र हो, गाय जो है वो चरने वाली हो। खड़ी गाय का मूत्र औषधियों में बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। और ताज़ा गौमूत्र का वर्णन किया गया है प्राचीन शास्त्रों में। कहीं भी बहुत सारी जगह पे गौमूत्र का औषधियों में वर्णन है कि आपने इसमें गौमूत्र डालना है, इस औषधि में गौमूत्र डालना है, इसको इसमें पकाना, इसमें इसको शोधन करना है। बहुत सारी औषधियों का जिक्र है, लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में अर्क का जिक्र नहीं है, एक आध शास्त्र को छोड़ के, वो भी सामान्य अर्क का। लेकिन आज चूँकि थोड़ा समय बदल चुका है, सामान्य व्यक्ति के लिए जो शहर में साथी रहते हैं, उनके लिए अब गौमूत्र मिलना सुबह का ताज़ा वो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। और उनके लिए अगर वो चाहें कि हम गौमूत्र मंगवा के पिएँ तो वो भी उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गौमूत्र जो ताज़ा ही पिया जाता है, उसके बाद अगर उसको रख दोगे तो उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और वो पीने लायक, मतलब वो पिया नहीं जाता, उसमें स्मेल और कई सारी चीज़ें, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो तीखा हो जाता है। तो इसके लिए जैसे बहुत सारे साथी अपने काम करें, जैसे गुरु निरंजन वर्मा जी ने बहुत अच्छा इसमें काम किया और उसी कड़ी में हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमने वही उसी पत्ती से जो ताज़ा गौमूत्र जो कलेक्शन किया है चरने वाली गाय का, और उसमें कुछ फॉर्मुलेशन से हमने कुछ दवाइयाँ तैयार की हैं जिसके अद्भुत रिजल्ट आए हैं। मैं आपको एक जिक्र बताता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में चिकित्सा या जब आयुर्वेद में मैं आया, तो एक किडनी का पेशेंट आया था, किडनी डायलिसिस उसकी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा उस समय जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने गौमूत्र में जो किडनी की जो दवाइयाँ बनती थी, मैंने उन दवाइयों के हिसाब से बना के उस पेशेंट को दी आज से 4-5 साल पहले। तो परमात्मा ने चाहा और उसकी एक्चुअल में उसकी जो डायलिसिस थी वो बंद हो गई थी। 3-4 साल तक उसकी डायलिसिस बंद रही, बाद में कुछ परहेज़ ना करने की वजह से या बाद में कुछ और चीज़ों की वजह से वो दोबारा डायलिसिस पे चला गया, लेकिन 4 साल तक उसकी डायलिसिस बिल्कुल बंद हो गई थी। इसी तरह हमने जो गौमूत्र में जो दवाइयाँ बनती हैं, जब बहुत सारे रेयर जो रोगी आते हैं, उन पे जब हम इस्तेमाल भी करते हैं या देते भी हैं, तो आज तक नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट बहुत गजब आए हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हों, चाहे वो डायलिसिस के पेशेंट हों, चाहे वो किडनी के पेशेंट हों, इस तरह मतलब बहुत गजब रिजल्ट रहे हैं। और इस तरह जैसे पुनर्नवा कम्बिनेशन में हम अर्क बनाते हैं किडनी के लिए, अर्जुन के कम्बिनेशन में हम हार्ट के लिए बनाते हैं, या जैसे पथरी के कम्बिनेशन में गोखरू वगैरह में बनाते हैं, कुछ और औषधियाँ डालते हैं, कुछ बड़ी बीमारियों में भी जे इस्तेमाल होते हैं। हालाँकि हम ये नहीं कहते कि गौमूत्र, हम इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोलूँगा कि गौमूत्र से सारे रोग ठीक होते हैं, क्योंकि इसकी इजाज़त शास्त्र नहीं देता। लेकिन बहुत सारे रोगों में गौमूत्र इंसियन बहुत गजब काम करता है
और उसमें अगर औषधि मिला के उसका अर्क निकाला जाए तो वो पीने में सौम्य भी हो जाता है, पीने में समस्या नहीं आती, ना उसमें स्मेल आती, ना उसमें ऐसी गौमूत्र वाली जैसे कोई तीक्ष्ण या तीखा रहता वो, और उसके रिज़ल्ट भी बहुत गज़ब के रिज़ल्ट आते हैं बहुत सी बीमारियों में। तो हम इसी उसमें गौमूत्र पे बहुत, हमारा जो पहले दिन से हमारा फ़ोकस था वो गाय थी, और गाय पे हमने बहुत गज़ब काम, इस पे हमने गौमूत्र पे हमने काम भी किया और हमारे इसका रिज़ल्ट भी हमने मिले हैं। तो साथी ख़ासकर इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में दूध की मनाही होती है। श्रावण मास में दूध नहीं बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिया जाता, और दही लस्सी की भी कुछ शास्त्रकार, कुछ ऋषि मना करते हैं। तो जो गाय का अगर कोई गव्य लेना चाहे इस मौसम में तो गौमूत्र उनके लिए बहुत अच्छा है, और उसकी बीमारी के हिसाब से थोड़ा-सा बोल के, जी मुझे ये बीमारी है, उसके हिसाब से उस कॉम्बिनेशन में, दवाइयों कॉम्बिनेशन में अगर वो पिएगा तो निश्चित उसको लाभ होगा। और कई बार कुछ साथियों को फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जब कोरोना के बाद एक समस्या जो आ रही है कि हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं, या बाकी बहुत सारी बीमारियाँ भी बढ़ी हैं। हालाँकि मेरा अपना एक मत है कि कोरोना काल के बाद बढ़ी हैं, या जो डोज़ ली है उसके बाद बढ़ी हैं, वो विषय अलग है। हालाँकि मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सारे साथी फ़ोन आते हैं, जी मान लीजिए किसी ने डोज़ ली भी है कि जी डिटॉक्सिफ़ाई कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मत ये भी है कि जी डोज़ लेने के बाद हमें समस्याएँ आई हैं, ऐसा लोगों का मत भी है। तो अगर ऐसे साथियों को लगता है कि मतलब डिटॉक्सिफ़ाई के लिए बहुत सारे जो साथी फ़ोन करते हैं, तो मुझे इस पूरे 1-2 साल में जो लगा है कि गौमूत्र से शायद अच्छा डिटॉक्सिफ़ाई के लिए मुझे नहीं लगा कि कुछ भी है। और ख़ासकर हार्ट के लिए अगर मैं बताऊँ तो जो हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ अर्जुन वगैरह के कॉम्बिनेशन में, तो उससे एक मतलब अच्छा डिटॉक्सिफ़ाई के रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि जिन साथियों को दिए हैं तो उन्होंने बताया कि जी हमें फ़ायदा हुआ है। तो जो साथी लगता है कि मतलब इस तरह की हमें समस्या आई हैं या आ सकती हैं, तो डरने की ज़रूरत कतई नहीं है। जो लगी उसको छोड़ दीजिए, आगे ना लगवाएँ, तो ये आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। और जिनको लगी है, तो डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो मतलब गाय के सानिध्य में रह के, गाय के गौमूत्र से या गाय के गौमूत्र के बनने वाले अर्क से आप अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हो। या वैसे भी जो साथी जिनको लगता है जी हमें स्वस्थ रहना और बड़ी बीमारी से बचना है, तो गौमूत्र एक बड़ा विषय है डिटॉक्सिफ़ाई के लिए। बड़ी बीमारियों से, खासकर मैं अगर कैंसर की बात करूँ, तो अगर आज कोई साथी ठीक-ठाक है और परमात्मा ना करे वो चाहे कि मतलब मैं आगे ठीक-ठाक रहूँ, तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए गौमूत्र बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, आज गौमूत्र के बारे में इतनी ही आपसे बातचीत करनी थी। अब ये विषय है कि जी कोई कहता है जी गौमूत्र का जो है ये गलत प्रचार हुआ है, या मतलब ये इस तरह की ये भ्रामक चीज़ें हैं। तो ये हम अपने एंड से नहीं बोल रहे, सारी जो चीज़ें बोल रहे हैं हम शास्त्र के आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहे हैं। आयुर्वेद में गाय के जो गौमूत्र उसका गुण-धर्म का बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है, कोई साथी पढ़ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, आशा है कि जो साथी गौ प्रेमी है या जिन्हें लगता है कि आयुर्वेद सत्यता पे है और जिनको पीने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस मौसम में गौमूत्र का सेवन ज़रूर करें। जिसके पास ताज़ा है, तो 8 सूती तह, कपड़े की जो 8 सूती तह होती है, उसको छान के 15 से 20 एमएल, 30 एमएल तक सुबह ताज़ा गौमूत्र ज़रूर पिएँ। जिन साथियों के पास व उपलब्धता नहीं है, जो शहर में बैठे हैं, तो आपके पास आस-पास कोई गौशाला हो इस तरह की, जो मतलब पर्टिकुलरली जैसे चरने वाली गाय हो, उसको जैसे हम निकालते हैं कि जो स्टील है, वो 3 से 6 ग्रेड का हो, जो यंत्र है अर्क निकालने का, वो मिनिमम 306 ग्रेड का हो। अंदर की जो पाइप है, जो भाप को ठंडा करती है, वो कम से कम 306 ग्रेड की हो। जो पाइप है, जो एक वो जोड़ी जाती है, वो सिलिकॉन की हो। हालाँकि जो ड्रम है जिसमें ये जो ड्रम है, जो एक हम ड्रम यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक का है, लेकिन वो सिर्फ़ पानी के लिए होता है, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। और कम से कम जो आप जिसमें भाप ठंडी करने के बाद जो अर्क निकलता है, वो चीनी मिट्टी का पात्र हो या काँच का पात्र हो, मिट्टी का पात्र हो, एल्यूमीनियम यूज़ ना हो। तो इस तरह कोई अगर प्रॉपर तरीके से कोई अर्क निकाल रहा है और औषधि डालकर निकाल रहा हो, तो और भी अच्छा है। तो आप इस किसी भी गौशाला का या किसी साथी का, वैद्य का मँगवा के आपको बहुत अच्छा पीना चाहिए। वो बीमारी के हिसाब से या कितना पीना चाहिए, वो रोगी के बल के हिसाब से वो अलग विषय है, कितना-कितना पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। हाँ, ताज़ा गौमूत्र कोई पीना चाहे, तो 20 से 30 एमएल पी सकता है सुबह खाली पेट। और जिन साथियों को कब्ज़ अगर लंबे समय से हो, कब्ज़ कहीं से भी नहीं टूट रही हो, तो वो साथी 50 एमएल तक ताज़ा गौमूत्र पी सकते हैं। बहुत अद्भुत रिज़ल्ट इस मतलब आएँगे, खासकर कब्ज़ में भी। तो नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता साथियों।